गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे इंडेक्स 38 जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट्स। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कंप्लीट करा था इंडेक्स 16 पीपी। तो अगर वो आपको अच्छे से आता है इंडेक्स 16 तो यह इंडेक्स 38 आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बता रखा है इंटेंजिबल एसेट होता क्या है। आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल का क्या मतलब होता है ये अपन डेफिनेशन इसका अलग से पढ़ेंगे। नॉन मॉनिटरी एसेट क्या होता है ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस यानी कि आप जैसा कि देख सकते हो उसको आप टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि अगर वो टेंजिबल आइटम होगा तो वो कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स 16 में चला जाएगा, ठीक है। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन का आपके बिजनेस में यूज आना चाहिए या फिर फॉर रेंटल टू अदर्स या फिर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में आना चाहिए, तभी वो आपके लिए क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट कहलाएगा। सबसे पहले इधर दो वर्ड आ रहे थे, आइडेंटिफाइबल एंड नॉन मॉनिटरी एसेट। सबसे पहले अपन इसका मीनिंग जान लेते हैं आखिर इसका होता है क्या है। तो आइडेंटिफाइबिलिटी इसका मीनिंग दे रखा है, पहला पॉइंट दे रखा है सेपरेबल फ्रॉम अदर एसेट्स। देखो अदर एसेट्स से आप बोल सकते हो एक तरीके से सेपरेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर, क्या सॉफ्टवेयर आपके लिए इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। गुडविल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल राइट्स, सेकंड पॉइंट बता रखा है अराइज होना चाहिए फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल राइट से। अच्छा, आपने गुडविल के बेसिक गुडविल परचेज गुडविल इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो सकता है। पर एक वर्ड आपने सुना होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल इंटेंजिबल एसेट होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो जाके इंटेंजिबल एसेट बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो सेल्फ जनरेटेड गुडविल यानी कि आपने बिजनेस में खुद रेस्पेक्ट कमाया, ठीक है, आपने परचेज नहीं करा है, ठीक है। जैसे कि आप अमूल का देख सकते हो, ठीक है, उसका लोगो है द टेस्ट ऑफ, उनका टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आप बोल सकते हो उनके बिजनेस में उनका खुद का सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो अब इसको आप बोल सकते हो क्या वो इंटेंजिबल एसेट है क्या आप उसको अदर एसेट से सेपरेट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप बिजनेस में उस गुडविल को सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बेच सकते हो क्या, नहीं बेच सकते, ठीक है। आप बिजनेस सेल करोगे उसी के साथ गुडविल भी सेल होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बिजनेस का गुडविल बेच दो और बिजनेस नहीं बेचो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको गुडविल बेचते हैं तो ऑब्वियसली उसके लिए बिजनेस को भी सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेपरेबल फ्रॉम अदर एसेट्स नहीं होगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल राइट्स, यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल राइट्स तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपने गुडविल को सेल्फ जनरेट करा है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट नहीं, उसकी डेफिनेशन को मीट नहीं करता है, ठीक है। वहीं परचेज गुडविल आप देख सकते हो, परचेज गुडविल में सेकंड वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, जैसे कि अराइजेज फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल राइट्स। अब ऑब्वियसली आपने क्या करा, कोई बिजनेस एक्वायर करा, ठीक है, कोई सी भी आप बोल सकते हो रिलायंस कंपनी आपने खरीदा, ठीक है, तो उसके साथ ही जो रिलायंस कंपनी का गुडविल है वो भी आपने क्या करा, परचेज करा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, परचेज गुडविल को आप इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हो क्योंकि उसके लिए आपने क्या कर रखा है, कॉस्ट पे करा, कितना पे करा वो आपको पता है, ठीक है। परचेज गुडविल में ऑब्वियसली ये फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, सेपरेबल फ्रॉम अदर एसेट। सिर्फ आप गुडविल परचेज नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं उसके साथ में बिजनेस को भी खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो यह हो गया आइडेंटिफाइबिलिटी का मीनिंग। नॉन मॉनेटरी एसेट क्या होता है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट में आपके डेटर्स दिख रहे हैं 2 लाख के, ठीक है। अब ये डेटर्स क्या है 2 लाख के, वो उसको अपन बोलेंगे मॉनेटरी एसेट। क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो राइट टू रिसीव फिक्स अमाउंट ऑफ मनी। यहाँ कहीं ना कहीं आपको पता है अगर आपके बैलेंस शीट में 2 लाख के डेटर्स हैं, अदरवाइज वो जब तक वो बैड डेट्स नहीं बनते तब तक तो आपके लिए वो रिसीवेबल ही रहेंगे ना डेटर्स। तो और ये आपको पता है कितना अमाउंट आपके लिए रिसीव होने वाला है, 2 लाख। तो अमाउंट अगर फिक्स है तो उसको अपन बोलेंगे मॉनेटरी एसेट, ठीक है। और अगर इंटेंजिबल, अब सेम है, देखते हैं जैसे डेटर्स देख लिया, उसके बाद आपके बैलेंस शीट में आ रहा है इंटेंजिबल सारे 15 लाख के। अब इसको अपन बोलेंगे नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है, क्योंकि जब आप इनको सेल करने जाओगे तो ऐसा नहीं कि आपको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा इंटेंजिबल, ठीक है। उसके बाद आपको नोट दे रखा है गाइडेंस ऑन एसेट that incorporates both tangible and intangible elements shall be treated under Index 16 or Index 38।
नोट के अंदर बता रखा है कुछ ऐसे एसेट भी होते हैं जो कि क्या होते हैं, उसके अंदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों ही पार्ट होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अगर सीडी के अंदर आप सॉफ्टवेयर, सीडी के अंदर सॉफ्टवेयर है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो सीडी तो आपके लिए टेंजिबल हो जाएगा, सॉफ्टवेयर है वो इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उसको अपन को इंडेस 16 में रिकॉर्ड करना चाहिए या इंडेस 38 के अंदर रिकॉर्ड करना चाहिए उस सीडी को। ठीक है, तो इसको बोल रखा है उस सीडी को आप क्या बोल सकते हो, इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हो। ठीक है, यानी कि असेसिस विच एलिमेंट इज मोर सिग्निफिकेंट, इस केस में आपको कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो 16 में जाएगा या 38 में जाएगा इंडेक्स। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखना है कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसके अंदर आप देख सकते हो सीडी के अंदर आपका मेन काम क्या है, सीडी बेचना नहीं है, सॉफ्टवेयर सेल करना है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो मेन एलिमेंट कौन सा है, सॉफ्टवेयर, तो ये हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख सकते हो, मशीन परचेज, आपने कंप्यूटर मशीन खरीदा, ठीक है, उसके अंदर क्या है, सॉफ्टवेयर इनबिल्ट। अब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो आपके लिए मेन एलिमेंट कौन सा, आपने कंप्यूटर परचेज करा तो उसको आप किस में रिकॉर्ड करोगे, टेंजिबल एसेट के अंदर रिकॉर्ड करोगे, इंडेक्स 16 में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, ये एक नोट बता रखा है कोई ऐसे भी एसेट होते हैं जिसके अंदर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एलिमेंट्स दोनों होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। सेकंड पॉइंट आपको बता रखा है रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया, सेम है जो अपन ने इंडेक्स 16 में देखा था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। थर्ड पॉइंट बता रखा है मेजरमेंट, आखिर इंटेंजिबल एसेट को किस प्राइस पर रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसमें अपन पढ़ेंगे इनिशियल मेजरमेंट, इसके 5 पार्ट अपन पढ़ेंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। वही सेम है इंडेक्स 16 जैसा, इनिशियल मेजरमेंट ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं कॉस्ट। सबसे पहला पार्ट अपने पास है कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट इफ एसेट इज परचेज, सेम है जैसा अपन ने इंडेक्स 16 में देखा था किस किस एलिमेंट को अपन को कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। एसेट इज एक्वायर्ड बाय वे ऑफ एक्सचेंज, ये ऑलरेडी अपन कवर कर चुके हैं इंडेक्स 16 के अंदर, सेम पॉइंट है। ठीक है, इफ एसेट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट का आपको इंडेक्स 20 में मिलेगा। यहाँ दो पॉइंट अपने लिए काम के आएंगे इनिशियल मेजरमेंट के अंदर। एक अपने पास आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स, इंडेक्स 38 का आप बोल सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से आप बोल सकते हो मेन आपका क्वेश्चन शुरू हो सकता है डिस्क्रिप्टिव के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल एक टाइमलाइन अपन प्रिपेयर करते हैं 14x2, ठीक है, 2022 मान लो, 2022 अप्रैल में आपने क्या करा, एक साइंटिस्ट को हायर करा, आपको क्या करना था, आपको कोई इंटेंजिबल एसेट बनाना था। जैसे कि आपको एक चश्मा बनाना था, आजकल आपने देखा होगा एक चश्मे के अंदर एक क्लिक करोगे तो उसमें पूरा कंप्यूटर के प्रोग्राम्स वगैरह आंसर वगैरह नेट चलने लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होगा, जो सर्च करोगे एक बटन दबाती है एआई आ गया चश्मे के अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ बनाना था। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करा, साइंटिस्ट को हायर करा, आपको एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट बनाना था। ठीक है, मेन चश्मे के अंदर आपको वो सॉफ्टवेयर वगैरह डालना था ताकि फ़ोटो खींचो, चश्मे पे कोई बटन दबाओगे उस पर आप हाथ से क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको पूरा चश्मे के अंदर ही दिखेगा। तो उसके लिए आपने ऐसा आपको बनाना था। ठीक है, मैन्युफैक्चर करना था। तो आपने क्या करा, अप्रैल 2022 में साइंटिस्ट को हायर करा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करा, 8 महीने लग गए, साइंटिस्ट लोग काम कर रहे थे दिन रात। उसके बाद क्या हुआ, यानी कि रिसर्च कर रहे थे इन 8 मंथ्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या आया, 30 नवंबर आया 2022 में। ठीक है, आफ्टर 8 मंथ्स तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या कर लिया, प्रोटोटाइप बना लिया। ठीक है, मतलब इस तरीके से बनेगा, उन्होंने पूरा देख लिया कि इस तरीके से उनका एक्चुअल में मॉडल बनने वाला है। ठीक है, तो इन 8 मंथ्स जो रिसर्च फेज में काम करा, ठीक है, वो खर्चा हुआ, इस बीच में आपका कोई खर्चा हुआ होगा ना, रिसर्च कर रहे हो वगैरह, तो वो कहाँ पे जाएगा एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जाएगा पीएनएल में। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता नहीं होता पीएनएल में क्यों जा रहा है, बेसिकली आपको पता नहीं होता है कि आपका एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। देखो इस समय आपने साइंटिस्ट को हायर करा, आपको ये नहीं पता कि कितने टाइम पीरियड में बनेगा, या 8 महीने में बन रहा, हो सकता है 80 महीने लग जाए, हो सकता है 800 महीने लग जाए। तो इसलिए ये जो भी एक्सपेंस है वो पीएनएल में जाएगा, कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, आप 30 नवंबर को क्या हो गया, एक प्रोटोटाइप आपको पता चल गया, अच्छा इस तरीके से हम बना सकते हैं, एक्चुअल यूनिट्स इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया कि इस तरीके से फ्यूचर में हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप बोल सकते हो बिफोर स्टार्टिंग डेवलपमेंट फेज 6 कंडीशंस आर टू बी मेट। ठीक है, देखो आप डेवलपमेंट फेज में जाने वाले हो, उससे पहले आपको 6 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आगे बढ़ सकते हो, उसको डेवलपमेंट फेज बोल सकते हो।
कौन सी कंडीशन होती है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले ये समझ लेना। डेवलपमेंट फेज में क्या होगा, अब आपके लिए फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सर्टेन होंगे, यानी कि अब आपको पता होगा कि हाँ हमारा थोड़ा मेहनत करेंगे तो इस डायरेक्शन में ये मॉडल अपना बनने में तैयार है। तो 4 महीने लगे, उसके बाद क्या आ गया, 31 मार्च आ गया। तो अब इस पीरियड डेवलपमेंट फेज में जो खर्चे होंगे उसको आप डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस यानी कि कैपिटलाइज कर सकते हो। अब आपको पता है अब आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इंटेंजिबल एसेट बनने में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, इस पीरियड का डेवलपमेंट फेज का खर्चा कैपिटलाइज कर सकते हो। तो अच्छा, ये मैंने आपको बताया था डेवलपमेंट फेज स्टार्ट होगा, उसके लिए 6 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला, टेक्निकल फैसिबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी कि टेक्निकल फैसिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि पॉसिबल होना चाहिए, एक्चुअल में पॉसिबल होना चाहिए वो काम। जैसे कि आप सीए फाइनल सिर्फ 1 महीने की पढ़ाई करके क्रैक कर सकते हो क्या, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको 6 महीने तो चाहिए बोथ ग्रुप क्लियर करने के लिए, उतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो टेक्निकल फैसिबिलिटी यानी कि थोड़ा सा रियलिस्टिक सिचुएशन होना चाहिए कि आप उसको बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपका प्रोटोटाइप तो बन चुका है, तो अब आपको पता होना चाहिए ना कि हाँ भैया अब रियलिस्टिक हमारा लग रहा है कि हम बना पाएंगे। सेकंड पॉइंट बता रखा है इंटेंशन, आपका मन है कि उस इंटेंजिबल एसेट को बनाने का, ऐसा नहीं कि प्रोटोटाइप बना दिया हुआ चलो छोड़ो कौन बना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका इंटेंशन होना चाहिए, आप उसको यूज़ करना चाहते हो, सेल कर सकते हो इंटेंजिबल एसेट को। हाउ इंटेंजिबल एसेट विल जनरेट, कैसे वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके लिए जनरेट करेगा, आपको पता होना चाहिए। आपके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि प्रोटोटाइप बन के अब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, आगे का काम कैसे करोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, अब ऑब्वियसली इतना काम कर चुके हो तो आपको यहाँ पे जो भी एक्सपेंडिचर होंगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ऑब्वियसली इतना खर्चा होगा, ठीक है। ये 6 कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा, बाकी जो डेफिनेशन थी वो सिर्फ आप रीड कर सकते हो, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती है, अदरवाइज एक बार पढ़ लोगे तो इनफ है, ठीक है। तो इसके आगे अपन बढ़ते हैं। उसके बाद अपन आ जाते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट पार्ट पर अपन आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको बता रखा है कौन कौन से खर्चों का अपन को क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए ड्यूरिंग डेवलपमेंट फेज। देखो इंडिया 16 के अंदर कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सैलिंग एडमिन, जनरल ओवरहेड, एबनॉर्मल लॉस, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस, ट्रेनिंग कॉस्ट, इनको क्या करना है, कैपिटलाइज मत करना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट फेज में आ गए तो हर एक एक्सपेंस को आप कैपिटलाइज कर दो। ऑब्वियसली जो खर्चे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस है वही कैपिटलाइज होंगे, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। गाइडेंस नोट बता रखा है, उसके लिए कुछ डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश। अब आपको लग रहा है कि आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप रिसर्च फेज में हो या डेवलपमेंट फेज में हो, अगर आपको ऐसा पता ही नहीं चल पा रहा है तो आप उसको ट्रीट करना है रिसर्च फेज में, एक्सपेंस को पीएनएल में डालना। आइटम्स दैट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट इफ दे आर इंटरनली जनरेटेड, ठीक है। कौन कौन से आइटम्स को अपन को इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, अगर आपने क्या करा, इंटरनली जनरेटेड करा, ब्रांड खुद का ब्रांड बनाया, ठीक है। तो उस केस में क्या करना, आप उसको उस ब्रांड को आप क्या करना, इंटेजिबल एसेट अपने बैलेंस शीट में मत लिखना। अब ऑब्वियसली आपने क्या करा, मूल कंपनी ने क्या बनाया, एक टैगलाइन बनाया, द टेस्ट ऑफ इंडिया। अब उनका खुद का इंटरनली जनरेटेड ये टैगलाइन है। अब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो इसकी वजह से गुडविल वगैरह, रेपुटेशन वगैरह तो है मार्केट में, पर कहीं ना कहीं उससे कितना फ़ायदा मिल रहा है उसका कोई कॉस्ट आप मेजर नहीं कर सकते। तो अगर खुद का ब्रांड खुद का जनरेटेड है तो उसको आप क्या करना है, इंटेंजिबल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज मत करना। कस्टमर लेट्स, अब आप क्या करते हो, कितने स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस करते हैं तो अब हमारे पास उनका डेटा आता है, ठीक है। तो वो डेटा क्या होता है, हमारे पास आता है। हम हमने उसके लिए डायरेक्टली कोई खर्चा नहीं किया, ऑब्वियसली आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तब जाके वो स्टूडेंट्स का डेटा आया, ठीक है। अदरवाइज हमको पता नहीं चलता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसको भी हम क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, कस्टमर का डेटा है, ठीक है। हाँ, अगर हमने पैसा दे के कस्टमर का डेटा खरीदा होता, आईसीआईसीआई को पैसे दिए होते, वो हमने लिस्ट मांगी होती सीए फाइनल में कौन कौन से बच्चे हैं, उनको फ़ोन कर दे, फिर इस तरीके से करते, अगर बाय कर दे तो हमको पता होता कि हमने उसके लिए इतना खर्चा करा है, 100 रुपये दिए, तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर इंटेंजिबल एसेट में डाल सकते थे कस्टमर लिस्ट को। अदरवाइज
क्योंकि हमने इसके लिए कोई पे नहीं करा है, तो हम उसको क्या करेंगे, इंटेंजिबल एसेट नहीं लिखेंगे। पब्लिशिंग टाइटल्स हो गया, मस्ट एड्स हो गया, ठीक है, वही हो गया। इसका क्या मतलब है, द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये लाइन है, ठीक है, अब हमारी खुद की जनरेटेड है, तो इसमें क्या हो गया, इसके लिए हमने अलग से कोई एक्सपेंस खर्च नहीं करा है, ठीक है। तो इसके तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर इंटरनली जनरेटेड है तो अपन उसको इंटेंजिबल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अगर हमने उसको पैसे देके करा है, परचेज करा है, फिर हम उसको इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं, क्योंकि हमको कॉस्ट पता रहेगा। ये पार्ट अगेन अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। उसके बाद एक्वायर्ड एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या होता है, अपने सी इंटर के अंदर अमालगमेशन पढ़ा होगा, सेम वही सिचुएशन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल है एबीसी वर्चुअल, सेलिंग कंपनी है, यानी कि बिकने वाली है। इसका बता रखा आपको इंटेंजिबल एसेट्स बता रखा है, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, और बाकी अदर एसेट्स है, पीपी, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, कैश है। इक्विटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, अदर इक्विटी, लाइबिलिटी साइड में लोन्स है, क्रेडिटर्स है। अब इसका कैरिंग अमाउंट तो ये आपको दे रखा है बैलेंस शीट में, एबीसी वर्चुअल्स का कितना है। आपने क्या करा, ऑब्वियसली ये कंपनी बिकने वाली है, तो अपन को मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू जानना पड़ेगा। तो ये सब अपने पास आ गया फेयर वैल्यू। और लोन्स और क्रेडिटर्स, इनका क्या, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट दोनों का सेम है। तब ऑब्वियसली परचेज कंसिडरेशन अपन को निकालना पड़ेगा ना, कि एक्चुअली अगर रिलायंस कंपनी इसको खरीदना चाहती है तो कितना पे करना पड़ेगा। तो एक तो आप क्या कर लो, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ कर लो, फेयर वैल्यू माइनस ये अमाउंट लायबिलिटी साइड को माइनस कर लो। तो ये सब आप करोगे तो आपके पास कितना है, 13.5 लाख आया, ठीक है। अब कहीं ना कहीं सिर्फ 13.5 लाख ही है, एबीसी वर्चुअल से लेके खुश हो जाएगी क्या, कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो मार्केट में इज्जत होगा, वो थोड़ा सा प्रीमियम मांगेंगे, गुडविल मांगेंगे, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन डिमांड करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है, हमको कितना चाहिए, 70 लाख में हम अपना एबीसी वर्चुअल सेल करने के लिए तैयार है रिलायंस कंपनी को। अब रिलायंस कंपनी क्या खरीद रही है, परचेज कर रही है सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ठीक है। तो वो किस प्राइस पर रिकॉर्ड करेगी, ऑब्वियसली उन्होंने क्या है, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एक तरीके से उनके लिए क्या बन जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा। तो इस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब ये गुडविल देखो, एबीसी वर्चुअल्स ने कहीं भी अपने गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, क्यों, क्योंकि वो इंटरनली जनरेटेड था उनके लिए। पर रिलायंस कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा, परचेज गुडविल है। तो वो गुडविल का अमाउंट इधर लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, ऑब्वियसली जितना उन्होंने पे करा, 17 लाख उन्होंने पे करा था, 13.5 लाख का एक्चुअल में ये एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ हो गया था। तो जो बाकी का अमाउंट था बैलेंसिंग फिगर, वो क्या था, परचेज गुडविल। वो परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में शो कर सकते हैं जो परचेज कर रही कंपनी, रिलायंस कंपनी, ठीक है। उसके बाद आपको बता रखा है, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड इन बिजनेस कॉम्बिनेशन इज फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये मैं बता चुका हूँ। रिलायंस कंपनी के लिए वो क्या बन जाएगा, ये फेयर वैल्यू उनके लिए कॉस्ट बन जाएगा, ये दे रखा है। उसके बाद आपको एक एग्जांपल बता रखा है, ठीक है। एग्जांपल से पहले एक पॉइंट पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर सेपरेबल, दे आर रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम गुडविल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एसेट हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेलर बिफोर बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका क्या मतलब है, अगर इंटेंजिबल एसेट सेपरेबल है तो उसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल बता रखा है, ठीक है। कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे कि इसी लाइन को समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि क्या एबीसी वर्चुअल्स है, ठीक है। इनके इंटेंजिबल्स में ये बैलेंस शीट में दे रखा है, सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, कस्टमर डेटाबेस क्या सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा होगा, कस्टमर डेटाबेस को शो नहीं करा होगा बैलेंस शीट के अंदर, क्योंकि वो क्या सेल्फ जनरेटेड है, उन्होंने कुछ कॉस्ट पे करा ही नहीं। तो उनके लिए आप बोल सकते हो कस्टमर डेटाबेस उनकी बैलेंस शीट में कैरिंग अमाउंट नहीं ले, पर एक्चुअल में अगर मार्केट में डेटा खरीदने जाओगे तो उसका 1 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है। अब एबीसी वर्चुअल्स क्या हो गई, सेलिंग कंपनी है, रिलायंस कंपनी परचेज कर रही है। तो क्या रिलायंस कंपनी इस कस्टमर डेटाबेस को अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड कर सकती है क्या, जब ये परचेज कर ले, ठीक है, इस एबीसी वर्चुअल्स को। उसके बाद वो क्या है, इस कस्टमर डेटाबेस को अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रिकॉर्ड कर सकते हैं। इधर कस्टमर डेटाबेस 1 लाख पर शो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लिए क्या करा, अमाउंट पे करा है, ठीक है। पर वहीं आप देख सकते हो एबीसी वर्चुअल्स इस कस्टमर डेटाबेस को बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वो सेल्फ जनरेटेड है। तो यही बता रखा था, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स आर सेपरेबल, दे आर
recognized separately from goodwill irrespective of whether the asset had been recognized by seller before business combination. बिजनेस कॉम्बिनेशन से पहले बैलेंस शीट के अंदर एबीसी वर्चुअल्स ने रिकॉर्ड करा हो या नहीं करा उससे कोई मतलब नहीं है, बाद में तो सेपरेबल हो गया ना वो कस्टमर डेटाबेस, उसके लिए आपको पता है उसके लिए आपने मार्केट में वैल्यू 1 लेके उसके लिए आपने इतना पे करा है. इफ इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट सेपरेबल देन इट गेट्स रिकॉग्नाइज टुगेदर विद गुडविल एज बैलेंसिंग फिगर. अब इस केस में क्या है, अगर इंटेंजिबल एसेट सेपरेबल नहीं है, जैसे कि एबीसी वर्चुअल सेलिंग कंपनी है, ठीक है, आप अमूल मान सकते हो, एक तो इनका लोगो और टैगलाइन है द टेस्ट ऑफ इंडिया. अब कहीं ना कहीं ये दोनों क्या हो गए, जब अमूल कंपनी यानी कि एबीसी वर्चुअल्स बिक रहा है तो कहीं ना कहीं आप इन दोनों को अलग अलग नहीं बेच सकते हो, लोगो को अलग नहीं बेच सकते हो, टैगलाइन को अलग नहीं बेच सकते हो, ठीक है. और ये उनके लिए क्या है, अमूल कंपनी के लिए सेल्फ जनरेटेड है, तो सेल्फ जनरेटेड है तो बैलेंस शीट में तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं. पर अगर रिलायंस कंपनी ने परचेज कर लिया अमूल कंपनी को तो फिर क्या होगा, रिकॉर्ड लोगो एंड टैगलाइन है सिंगल आइटम. फिर आप क्या करोगे, अब ऑब्वियसली लोगो एंड टैगलाइन को क्या करोगे, दोनों सेपरेबल तो है ही नहीं आइटम, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है आप उसको सेपरेट सेल नहीं कर सकते हो. तो फिर आप उसको क्या करोगे, रिकॉग्नाइज टुगेदर विद गुडविल एज बैलेंसिंग फिगर. फिर आप उसको क्या कर सकते हो, एक सिंगल आइटम की तरह आप बैलेंस शीट के अंदर शो कर सकते हो, ठीक है. इफ intangible items are separable but only together with another related item. If intangible items are separable but only together with another related item then recognize intangible asset with related item, ठीक है. इसी की तरह आप इसी को ही सेम एग्जांपल अज्यूम कर सकते हो, ठीक है. ये कंडीशन तो मैंने आपको नॉर्मल बता दी थी, अगर इंटेंजिबल एसेट सेपरेबल नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसको गुडविल के मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ इस बैलेंसिंग फिगर. इसका एग्जांपल अपन ने इधर देखा था, ठीक है, ये वाला एग्जांपल अपन ने कवर करा था. इस ये वाला पॉइंट्स का ये एग्जांपल है, ठीक है. इंटेंजिबल एसेट्स के सेपरेबल है, यानी कि देख सकते हो, देखो लोगो और टैगलाइन दोनों को साथ में बेच सकते हो पर दोनों को अलग अलग नहीं बेच सकते हो. लोगो प्लस टैगलाइन मार्केट में सेल हो सकते हैं पर दोनों अलग अलग सेल नहीं हो सकता है, टुगेदर सेल कर सकते हो. तो फिर क्या कर सकते हो, उसको रिलेटेड आइटम की तरह शो कर सकते हैं सिंगल आइटम, ठीक है. उसके बाद एक गाइडेंस नोट दे रखा है, रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन. ये बेसिकली गाइडेंस नोट किधर का है, ये अपन ने 2 आइटम पढ़े थे ना, उसके बाद तीसरा गाइडेंस नोट आपको बता रखा है. तीसरा गाइडेंस नोट क्या है, अगर रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने एक्वायर्ड करा, ऑब्वियसली आपने क्या करा, रिलायंस कंपनी ने एबीसी वर्चुअल्स को खरीद लिया. अभी एबीसी वर्चुअल्स का कोई ऑनगोइंग रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो साथ ही साथ जब आपने पूरी कंपनी को परचेज कर लिया तो साथ ही साथ वो क्या करा, उस प्रोजेक्ट को भी एक्वायर कर लिया. अब एबीसी वर्चुअल्स क्या कर रहा था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा था, तो क्या रिलायंस कंपनी उसको दिखा सकती है एज एन इंटेंजिबल एसेट उस R&D प्रोजेक्ट को? हाँ बिल्कुल दिखा सकती है, पर अगर वो क्या करे, डेफिनेशन को मीट करे एंड इज आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, ठीक है. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, इसको यूँ समझो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आपने क्या करा, रिलायंस कंपनी ने एक्वायर कर लिया, ठीक है, किसका, एबीसी वर्चुअल्स का. आपने क्या करा, परचेज करा तो आपको उसको क्या कर सकते हो, जिस प्राइस पर आपने एक्वायर करा उसको कैपिटलाइज कर सकते हो. अब उसके बाद भी आपको परचेज करने के बाद रिलायंस कंपनी को लगता है यार इसके अंदर और रिसर्च होनी चाहिए, कंपनी खरीद ली, कंपनी ने जितना रिसर्च करा उस वो तो आपने कैपिटलाइज कर दिया, उसके बाद भी अब रिलायंस कंपनी को लगता है हमारी तरफ से और रिसर्च करनी चाहिए, तो वो फिर सेल्फ रिसर्च का खर्चा कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर जाएगा. और अगर वो डेवलपमेंट फेज में आ चुके हैं तो वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च का खर्चा हमेशा पीएनएल में जाएगा, ठीक है. आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग एक्वायर्ड research project company might incur expenses on said project. Expenditure incurred by self in the research phase will be transferred to P&L. सेम लाइन इसको इंग्लिश के अंदर फ्रेम करके आपको बता रखा है, ठीक है. यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं. जस्ट वेट 1 मिनट. तो उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ठीक है. इनिशियल मेजरमेंट अपन ने देख लिया, ऑलवेज एट कॉस्ट, उसके 5 टाइप्स अपन ने कैटेगरीज को अपन पढ़ चुके हैं. उसके बाद आता है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, उसके बाद अपन ने सेम इंडेक्स 16 में पढ़ा था
वैसे ही सेम बता रखा है। कोस्ट मॉडल बता रखा है, एक होता है रिवॉल्यूशन मॉडल, ठीक है। कोस्ट मॉडल में तो सेम है, अमोटाइज वहाँ डेप्रिसिएशन होता था, या अमोटाइजेशन हो जाएगा। देखो रिवॉल्यूशन मॉडल में एक नोट बता रखा है, फेयर वैल्यू मस्ट बी डिटरमाइंड बाय रेफरेंस टू एन एक्टिव मार्केट। रिवॉल्यूशन आप निकालते थे, आपको पता होना चाहिए कैरिंग अमाउंट होता था, एक फेयर वैल्यू होता था। बस ये फेयर वैल्यू कैसे नहीं, कौन सा वाला लेना, एक्टिव मार्केट का लेना। एक्टिव मार्केट क्या होता है, मार्केट वेयर इनटेंजिबल एसेट्स आर फ्रिक्वेंटली परचेज सेल, यानी कि अमेजोन पे आप देखते हो टेंजिबल आइटम्स बाय सेल होते हैं ना फ्रिक्वेंटली, उसी तरीके से ऐसा मार्केट जहाँ इंटेंजिबल एसेट्स फ्रिक्वेंटली बाय सेल होते हैं, वहाँ से आपको फेयर वैल्यू लेना है अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल को अडॉप्ट कराए तो। रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन, हर साल करना चाहिए, एनुअली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सेम इंडेक्स 16 में पढ़ा था। सेम ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड, यहाँ हो जाएगा अमोर्टाइजेशन और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। दो मेथड्स अपन ने पढ़े थे, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है, या फिर एक परसेंटेज वाला अपन ने मेथड पढ़ा था। सेम इंडेक्स 16 वाला इधर भी अप्लाई होगा। रिवैल्यूएशन टू बी अप्लाई टू एंटायर क्लास ऑफ एसेट्स, इसका एक नोट बता रखा है। अगर आपने क्या करा, इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यूट करा तो पूरा उस पर्टिकुलर क्लास को करना। फॉर एग्जांपल आपने 10 सॉफ्टवेयर आपके पास है, ठीक है, 10 सॉफ्टवेयर में से ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक पर ही रिवैल्यूएशन मॉडल लगाओ, बाकी 9 पर आप कोस्ट, बाकी पर आप लगाओ नहीं, बाकी 9 सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक आइटम को रिवैल्यूट करा तो पूरी इस क्लास को आपको रिवैल्यू करना पड़ेगा। पर इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है, नो मार्केट एग्जिस्ट फॉर एन इनटेंजिबल एसेट इन अ क्लास then that particular asset will be carried out at cost model and remaining intangible asset in that class can be carried at revaluation model। इसका क्या मतलब है, अब आपने क्या करा, 10 सॉफ्टवेयर आपके पास है, ठीक है, 9 सॉफ्टवेयर का आपके पास क्या पूरा फेयर वैल्यू है, पर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका आपको फेयर वैल्यू ही पता नहीं है, उसका कोई एक्टिव मार्केट नहीं है, तो आपको फेयर वैल्यू नहीं पता। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर पर क्या आप कोस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हो, क्या बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पीपी के अंदर अलाउ नहीं था, यहाँ अलाउ है, तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। क्या आपके पास क्या है, 10 सॉफ्टवेयर है, 9 सॉफ्टवेयर के लिए आपको फेयर वैल्यू दे रखा है, आप उसके लिए एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करता था तो आपके पास फेयर वैल्यू था। पर एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका फेयर वैल्यू है ही नहीं क्योंकि उसका एक्टिव मार्केट नहीं है, तो उस केस में एक सॉफ्टवेयर पर क्या आप कोस्ट मॉडल अप्लाई कर सकते हो, क्या रिवैल्यूएशन तो अप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं है उस एक सॉफ्टवेयर के लिए। 9 पर आप क्या कर सकते हो, रिवैल्यूएशन मॉडल लगा सकते हो, एक पर आप क्या कर सकते हो, कोस्ट मॉडल अलाउ कर सकते हो। ये आपको इंडेक्स 38 के अंदर अलाउ है। उसके बाद अपन आ जाते हैं, इसके आगे अपन बढ़ते हैं सब्सिक्वेंट कोस्ट इनकर्ड। अब जैसे कि पीबी के अंदर क्या होता था, रिपेयर्स मेंटेनेंस का खर्चा पीएनएल में जाएगा, सेम इधर बता रखा है, कोई भी सब्सिक्वेंट कोस्ट इनकर्ड करते वो पीएनएल में जाएगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बट नो इंटेंजिबल एसेट, इन खर्चों को कभी भी कैपिटलाइज मत करना। रिसर्च के खर्चे एक्सेप्ट एक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपने क्या करा, एबीसी वर्चुअल्स को खरीदा, उस दिन कोई रिसर्च डेवलपमेंट उनका चल रहा था तो उस खर्चे को आप कैपिटलाइज कर सकते हो। अदरवाइज उसके बाद सब्सिक्वेंट आप करते हो तो उसको पीएनएल में डालना। स्टार्टअप कॉस्ट हो गया, ट्रेनिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशनल। अच्छा, एडवर्टीजमेंट प्रमोशनल को भी आपको अलाउ नहीं कैपिटलाइज करना, क्यों, क्योंकि आपने एडवर्टीजमेंट करी 10 लाख की, पर आपको एक्चुअल कभी भी पता नहीं चलेगा उस एडवर्टीजमेंट से आपको फ़ायदा कितना मिल रहा है। अगली बार एडवर्टीजमेंट करोगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा कम फ़ायदा मिले, तो इसलिए इसको कैपिटलाइज करना अलाउ नहीं है, पीएनएल में जाएगा। रीलोकेटिंग, रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ एंटिटी। उसके बाद अपने पास आता है डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन इधर हो जाएगा, ठीक है। अमोर्टाइजेशन पीरियड कब से स्टार्ट करना है, व्हेन अवेलेबल फॉर यूज़। डेप्रिसिएशन में होता था ना व्हेन अवेलेबल फॉर यूज़, यहाँ एग्जाम में आपके पास आ सकता है क्या, डेप्रिसिएशन आप तब से स्टार्ट करेंगे क्या जब पुट फॉर यूज़ है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आप मशीन आज खरीद ली, 10 साल बाद यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा कि आप 10 साल बाद उसको अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन स्टार्ट करोगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। जब आपके पास अवेलेबल फॉर यूज़ है उस दिन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कब बंद करना है, सेम है इंडेक्स 16 में जैसा पड़ा था। अमोर्टाइजेशन वैल्यू कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, सेम है इंडेक्स 16 जैसा। डिफरेंस यहाँ आएगा अमोर्टाइजेशन मेथड, SLM, WDV, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड आपकी सी फाउंडेशन में था। इसके अंदर क्या होता था, जैसे कि आपको बताइए मशीन क्या करेगी, उसका यूज़फुल लाइफ नहीं दे रखा, आपको मशीन दे रखा, आपने 1 लाख की मशीन खरीदी, वो क्या करेगी, सिर्फ 50 घंटे चलेगी। तो अब
किसी साल आपने मशीन यूज़ नहीं करी, ठीक है, 0 आवर्स के लिए यूज़ करी, तो उस साल आपका डेप्रिसिएशन 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि मशीन का यूज़फुल लाइफ नहीं दे रखा, मशीन का आवर्स दे रखा है कि वो सिर्फ 50 आवर्स काम करेगी। तो अगले साल आप जितना आवर्स यूज़ करोगे उस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। उसके बाद एक नोट आता है मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू। इसका क्या मतलब है कि आप अमोर्टाइजेशन ऑन बेसिस ऑफ रेवेन्यू चार्ज कर सकते हो। क्या? देखो, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता था, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल पे लगता है, इतना तो आपको पता होगा ना। तो इसमें बता रखा है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड बेस्ड ऑन रेवेन्यू क्या फॉलो कर सकते हो। क्या? फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, यूनिट्स बनाई, आपको बताई कि 1 लाख की मशीन है, ये कितनी यूनिट्स बना के देगी, 50,000 यूनिट्स बना के देगी। अब आपने क्या करा, एक ही साल में 50,000 यूनिट्स बना ली और उस साल आपकी एक भी यूनिट सेल नहीं हुई। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते इस साल तो मेरा रेवेन्यू 0 है, तो मैं इस साल कोई अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं करूँगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली तो यूनिट्स प्रोड्यूस पर लग सकता है अमोर्टाइजेशन, पर ऐसा नहीं कि आप अपने सेल्स जितनी यूनिट सेल हो रही है उस हिसाब से आप अमोर्टाइजेशन चार्ज करो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। हो सकता है आप यूनिट्स बनाओ, 10,000 यूनिट्स बनाओ, एक यूनिट सेल हो तो उस बेसिस पर एक यूनिट सेल हुई उस हिसाब से आप अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं कर सकते। जितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उस हिसाब से कर सकते हो, जितना आप सेल कर रहे हो उस हिसाब से वो क्या होगा, इनअप्रोप्रिएट होगा। पर एक केस के अंदर अलाउ या अमोर्टाइजेशन बेस्ड ऑन रेवेन्यू, रेयर केस है, अप्लाइड ओनली इफ रेवेन्यू इज लिमिटिंग फैक्टर। कौन सा एग्जांपल है, एमसीक्यू में आ सकता है, राइट टू ऑपरेट टॉल अप टू स्पेसिफिक रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपको लाइसेंस दिया, 5 लाख रुपए देकर आपने लाइसेंस लिया, कि आप क्या कर सकते हो, 50 लाख तक का कलेक्शन कर सकते हो। टोल, वो आपने देखा होगा ना, टोल कटता है, टोल टैक्स वगैरह वो। तब आप क्या कर सकते हो, 50 लाख का कर सकते हो कलेक्शन। तब इस केस में आपका ईयर 1 में अगर आपका 0 कलेक्शन हुआ तो आपका अमोर्टाइजेशन 0 रह सकता है। अगले साल आपका 10 लाख का कलेक्शन हुआ तो 10 लाख का कलेक्शन हुआ, कब तक आप यूज़ कर सकते हो, अप टू 50 लाख, इंटू आपने कितना पे करा था लाइसेंस कॉस्ट, इंटू 5 लाख, तो ये आपका 1 लाख हो सकता है अमोर्टाइजेशन। नोट, गुडविल एंड इंटेंजिबल एसेट्स विथ इनडेफिनेट यूजफुल लाइफ इज नॉट अमोर्टाइज। मान लो गवर्नमेंट ने आपको क्या करा, 5G टावर लगाने के लिए, मतलब 5G टावर का लाइसेंस अनलिमिटेड टाइम के लिए लाइफ टाइम दे दिया, तो उस केस में आप लैंड की तरह आप क्या करोगे, अमोर्टाइजेशन 0 चार्ज करोगे, नील चार्ज करोगे। पर हर साल आपको देखना पड़ेगा, इम्पेयरमेंट एनुअली चेक करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट एनुअली क्या होता है, इंडेक्स 36 के अंदर आएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपने पास 7th पॉइंट आता है रेसिडुअल वैल्यू। रेसिडुअल वैल्यू क्या रहेगा अपने पास, मोस्ट केसेस के अंदर यहाँ क्या रहता है, देखो पीपी बेच के, रद्दी बेच के तो फिर भी आप 2 रुपये कमा सकते हो। यहाँ सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इनका क्या रेसिडुअल वैल्यू क्या रहता है, आमतौर पर आपको 0 मानना है, अनलेस आपके पास कमिटमेंट है कि उस थर्ड पार्टी के कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी टू परचेज एसेट एट एंड ऑफ इट यूजफुल लाइफ। आपको किसी थर्ड पार्टी ने प्रॉमिस करा है कि आप इसको यूज़ कर लो सॉफ्टवेयर को, जब एकदम मतलब यूजफुल लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो उसको हम क्या कर लेंगे, वापस परचेज कर लेंगे। एक्टिव मार्केट अवेलेबल है उसके लिए, एंड प्रोबेबल डेट सच मार्केट एग्जिस्ट एट एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। आपको पता है ये कितने साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर अब आपको पता है उसके बाद ये मार्केट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एक्टिव मार्केट है, उसके अंदर आप उसको इस प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो आप उस केस में रेसिडुअल वैल्यू मान सकते हो, अदरवाइज नील आपको मानना है। डी रिकॉग्नाइजेशन सेम एज पर इंडी 16 चलेगा, कब आपको एसेट को डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सेम इंडी 16 में पढ़ के आए हो। लास्ट पॉइंट अपने पास आता है यूजफुल लाइफ। इंटेंजिबल एसेट का अगर क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, अगर इनफाइनाइट है तो नॉट अमोर्टाइज करना। अगर फाइनाइट यूजफुल लाइफ है, लिमिटेड आपको बता रखा है 10 साल के लिए कर रहे हो, तो आपको हर साल अमोर्टाइजेशन करना पड़ेगा। अब कुछ गाइडेंस आपको बता रखा है, लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो, गाइडेंस बता रखा ऑन यूजफुल लाइफ ऑफ इनटेंजिबल एसेट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल अदर लीगल राइट्स। इसमें बता रखा है यूजफुल लाइफ शैल नॉट एक्सीड, जस्ट वेट 1 मिनट।
जस्ट वेट 1 मिनट। तो ये आपको बता रखा है यूजफुल लाइफ शैल नॉट एक्सीड पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट इट मे बी शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन एक्सपेक्टेशन टू यूज द एसेट। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट पॉइंट आपको बता रखा है, देखो यूजफुल लाइफ कितनी उससे एक्सीड नहीं होनी चाहिए जितना आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने क्या करे, रिलायंस कंपनी को लाइसेंस दिया 4G लाइसेंस, ठीक है, ऑब्वियसली मोबाइल टावर्स आते हैं ना, उसके लिए लाइफ है उसका 40 ईयर्स। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो यूजफुल लाइफ आप इसको 40 ईयर्स से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। बट इट में भी शॉर्टर डिपेंडिंग ऑन एक्सपेक्टेशन टू यूज द एसेट। रिलायंस कंपनी को पता है कि यार 40 साल तक 4G थोड़ी ना चलेगा, 25 साल बाद 5G 6G आ जाएगा। तो उस केस में रिलायंस कंपनी क्या कर सकती है, इसका यूजफुल लाइफ 25 ईयर्स भी मान सकती है, ठीक है। जितना उनको लगता है इतना आपको एडवांटेज मिलेगा उतना वो रिकॉर्ड कर सकता है एज ए यूजफुल लाइफ। सेकेंड, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल देन यूजफुल लाइफ शैल इंक्लूड द रिन्यूअल पीरियड ओनली इफ। अच्छा, आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या था, गवर्नमेंट ने आपको रिलायंस कंपनी को 4G लाइसेंस दिया, किस कंडीशन पे दिया, 10 ईयर्स तो मिलेगा प्लस ऑप्शन टू रिन्यू फॉर 5 ईयर्स। तो इस केस में यूजफुल लाइफ कितना होगा, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, कितना होगा? तो इसके लिए अपन तीन चीज़ें पूछेंगे। क्या आपके पास सपोर्टिंग एविडेंस है क्या डेट कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड, यानी कि आप क्या वाकई में खरीदना चाहते हो, आपकी कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर दी क्या, मतलब आप खरीदने के लिए इच्छुक हो क्या, आप बोल सकते हैं आपका विश है क्या। कंपनी बोलती है नहीं नहीं हमको तो भले ऑप्शन दे रखा है हम कभी रिन्यू करेंगे नहीं इस ऑप्शन को, तो फिर आप यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स मानोगे। कंपनी को लगता है और ये 5 ईयर्स का ऑप्शन बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, हम तो ऑप्शन को रिन्यू करेंगे ही करेंगे, तो फिर आप यूजफुल लाइफ 15 ईयर्स मान के अमोटाइजेशन स्टार्ट करना। सेकंड पॉइंट बता रखा है एनी कंडीशंस नेसेसरी टू ऑब्टेन रिन्यूअल विल बी सेटिस्फाइड। क्या इसके लिए रिन्यूअल के लिए कोई अदर कंडीशन है, क्या आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो क्या। तीसरा, कॉस्ट ऑफ रिन्यूअल इज नॉट सिग्निफिकेंट एज कम्पेयर टू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी कि आपका कॉस्ट जितना जितना पेमेंट करके आप ये रिन्यू करोगे वो आपका पेमेंट कम है और आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, वो आपको अच्छा मिल रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यूजफुल लाइफ इसको अडॉप्ट करोगे तो आप 15 ईयर्स आपके लिए यूजफुल लाइफ हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इसमें दे नहीं रखा पर आपको एट द एंड ऑफ 4th ईयर 1-2 साल बाद या फिर 3-4 साल बाद आपको लगता है यार शुरू में करने की इच्छा थी कि वो रिन्यू करेंगे, 15 ईयर्स उन्होंने यूजफुल लाइफ मान लिया, पर बाद में उनको 3-4 साल बाद पता चला यार हम तो रिन्यू करने ही नहीं वाले, हमारा मन नहीं है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, आगे का जो अमोटाइजेशन है फिर वो यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स मान के कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि 3-4 साल बाद उनको पता चला कि 5 ईयर्स का रिन्यू नहीं करेंगे, यूजफुल लाइफ अब उनको 10 लेना है, तो ऐसा नहीं कि वो पास्ट हिस्टोरिकल फिगर्स को चेंज करें। ऑब्वियसली जो 3-4 साल का उन्होंने यूजफुल लाइफ मान के चार्ज करा था अमोटाइजेशन, वो तो ऑलरेडी चार्ज कर दिया, उसको चेंज नहीं कर सकते, जो प्रोस्पेक्टिव है उस पर ही चेंज कर सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ऑब्वियसली फ्यूचर वाला डेटा है उसको चेंज कर सकते हो 3-4 साल बाद, 3-4 साल जो आपने लगा लिया यूजफुल लाइफ मान के अमोटाइजेशन उतना हो गया, अब उसको चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ ऑब्वियसली नेक्स्ट अगले साल से आप उसको चेंज कर सकते हो अमोटाइजेशन अमाउंट यूजफुल लाइफ वो मान के। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज मैंने हर एक पॉइंट को कवर करा है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये अपना इंडेक्स 38 पूरा कंप्लीट होता है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी उस पर मैंने ज़्यादा फोकस करा, ऑब्वियसली जो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है उसको भी मैंने इधर इंक्लूड तो करा था, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट मैंने छोड़ दिया हो, पर ऑब्वियसली जो पॉइंट काम के थे उसको मैंने आपको बोला है जब भी मैंने टॉपिक स्टार्ट करा है कि ये पॉइंट काम का है, ठीक है। डाउट वाउट हो तो पूछ सकते हो किसी पॉइंट के अंदर, अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली ये थोड़ा पॉइंट्स के अंदर कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। इफ़ इंटेंजिबल एसेट्स आर सेवरेबल, इसका एग्जांपल 3 है मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट्स ये वाला पॉइंट अलग था, ये पॉइंट अलग था, ये थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट अलग थे, ठीक है। तीनों पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है। एक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसके लिए ये 3 पॉइंट आपके लिए काम के हैं। अगर इनटेंजिबल एसेट्स के सेवरेबल है तो फिर आप क्या करना, उसको रिकॉग्नाइज सेपरेट करना, ठीक है।
तो इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। ये आप एग्जाम्पल रीड कर सकते हो। इसके बाद कोई डाउट है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो।